नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त संस्था की जो आपदाओं से लड़ने में हमारी मदद करती है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक बहुत ही खास एजेंसी है जो दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक में काम कर रही है। आइए समझते हैं कि ये काम करती कैसे है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। जरा सोच कर देखिए, 2004 की सुनामी में अगर लोगों तक वक्त पर चेतावनी पहुंच जाती तो कितनी जानें बचाई जा सकती थीं। सही समय पर मिली सही जानकारी सच में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस तरह के संगठन की जरूरत पड़ी ही क्यों। एशिया प्रशांत क्षेत्र, जहां दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है, वो चुनौतियों से घिरा हुआ है। देखते हैं कि ये चुनौतियां आखिर हैं क्या और कितनी गंभीर हैं। मतलब ये दुनिया का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा आपदाएं आती हैं। तो यहाँ पर जानकारी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये तो जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। सही डेटा के बिना विकास की सारी कोशिशें एक ही झटके में मिट्टी में मिल सकती हैं। तो अब इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक खास एजेंसी सामने आई, एक ऐसी एजेंसी जो इन खतरों से लड़ने के लिए जानकारी को ही अपना हथियार बनाती है। चलिए देखते हैं कि ये समाधान क्या है और इसका नाम क्या है। इसका पूरा नाम है एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। खैर, शॉर्ट में इसे APDIM कहते हैं और ये सीधे यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के तहत काम करता है, जो इसे एक ग्लोबल पहचान देता है। और ये लाइन इनके विजन को, इनके लक्ष्य को बिल्कुल साफ कर देती है। इनका मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि उस डेटा का इस्तेमाल विकास को सुरक्षित बनाने और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसका सारा काम इंसानों पर फोकस्ड है। इसकी हर कोशिश लोगों की जान बचाने और उनके घर, उनके रिसोर्सेज को सुरक्षित रखने के लिए है। ठीक है, मिशन तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि APDIM ये सब करता कैसे है, इसका काम करने का तरीका क्या है। आइए अब देखते हैं इसके वो 3 मुख्य स्तंभ जो इसकी पूरी स्ट्रैटेजी की नींव हैं। देखिए, इनका अप्रोच कमाल का है, 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, ये साइंस और पॉलिसी को जोड़ते हैं ताकि फैसले सबूतों के आधार पर लिए जाएं। दूसरा, ये देशों को एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने में मदद करते हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये सबको साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि आपदाएं देशों की सीमाएं नहीं देखती। अच्छा, चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये जानना जरूरी है कि ये संस्था असल में कैसे काम करती है और कौन इसे चलाता है। तो देखिए, इसे चलाता कौन है? 8 देशों की एक काउंसिल। और हाँ, ये जानना इंटरेस्टिंग है कि भारत भी 2022 से 2025 तक इसका मेंबर है, जो इस रीजन में भारत की अहमियत को दिखाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तेहरान, ईरान में। और ये कोई पुरानी धूल खा रही संस्था नहीं है, ये लगातार एक्टिव है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में इनकी एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें इस बात पर फोकस था कि आपदा का डेटा हर किसी तक कैसे पहुंचे, खासकर उन तक जो सबसे कमजोर हैं। अच्छा, तो हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए एक बार फटाफट मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इस पूरी संस्था का मेन मकसद क्या है? इसका जवाब बिल्कुल सीधा है, आपदाओं के खतरे को कम करना और लोगों को सुरक्षित रखना। और दूसरा जरूरी फैक्ट जो हमें याद रखना है वो है इसकी लोकेशन। जी हाँ, तेहरान, ईरान। तो कुल मिलाकर बात यह है कि APDIM डेटा और आपसी सहयोग को एक मजबूत ढाल में बदल देता है। ये जानकारी को सिर्फ एक आइडिया से निकालकर जिंदगी बचाने वाले कवच में बदल देता है। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, क्या आज की दुनिया में जहां खतरे हर तरफ से आ रहे हैं, सही जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे मजबूत ढाल है? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में एक ऐसा खतरनाक केमिकल हो सकता है जिसका नाम तक हमने नहीं सुना? आज हम बात करेंगे ऑरामाइन O के छुपे हुए खतरों के बारे में। जरा सोचिए, क्या हम वाकई जानते हैं कि हम क्या खा रहे हैं? क्योंकि अक्सर हमारे खाने में ऐसे जहर छुपे होते हैं जिनका हमें कोई अंदाजा भी नहीं होता। और ये मसला सिर्फ यहीं का नहीं है। दुनिया भर में खाने में मिलावट एक बहुत बड़ी, एक लगातार बनी रहने वाली समस्या है। और इन सब में एक खास केमिकल का नाम बार बार सामने आता है। तो चलिए इस पूरी समस्या की जड़ में जो केमिकल है उसे जरा करीब से जानते हैं।
तो ऑरामाइन ओ आखिर है क्या? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये लैब में बनाया गया एक पीला रंग है और इसे बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। एक बात साफ है, ये खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है। देखने में ये एक पीले पाउडर जैसा होता है, लेकिन इसकी सबसे खतरनाक बात पता क्या है? ये लिक्विड्स में यानी तरल पदार्थों में बहुत ही आसानी से घुल जाता है और बस इसी वजह से इसे खाने पीने की चीज़ों में मिलाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। अब ऑरामाइन ओ की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इसके ना दो चेहरे हैं, एक कानूनी और दूसरा जानलेवा। देखिए, इसका असली कानूनी काम है कपड़े रंगना, चमड़े की प्रोसेसिंग करना या फिर प्रिंटिंग की स्याही बनाना। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि खाने के किसी भी चीज़ में इसका इस्तेमाल, चाहे वो भारत हो, यूरोप हो या अमेरिका, हर जगह पूरी तरह से बैन है, सख्त मना है। तो फिर होता क्या है जब ये बैन किया हुआ केमिकल हमारी फूड चेन में घुस जाता है? इसकी कीमत इंसान अपनी सेहत से चुकाता है। और ये कोई हल्का फुल्का असर नहीं है, नहीं, इसके प्रभाव बहुत ही गंभीर हैं और शरीर के कई हिस्सों पर एक साथ पड़ते हैं। ऑरामाइन ओ अगर शरीर में चला जाए तो ये लिवर और किडनी को सीधा डैमेज कर सकता है, स्प्लीन यानी तिल्ली का आकार बढ़ सकता है और सबसे डरावनी बात, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल, हमारे डीएनए तक को बदल सकता है और हाँ, इसमें कैंसर पैदा करने की क्षमता भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये बस कोई लोकल समस्या है। पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो इस केमिकल को लेके एक मत है। अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर ईस्ट एशिया के देश, सब इसे सख्ती से सिर्फ एक इंडस्ट्रियल केमिकल मानते हैं और अगर ये खाने की किसी चीज में मिल जाए तो उस प्रोडक्ट को फौरन बाजारों से हटा दिया जाता है। और आखिर में कैंसर पर रिसर्च करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था IARC का फैसला सुनिए। उनका साफ कहना है, ये केमिकल इंसानों में कैंसर पैदा कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जब इंडस्ट्री का मुनाफा और हमारी खाने की थाली आमने सामने आ जाती है तो आम जनता की सुरक्षा कौन कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। नमस्कार, भारत में कार सेफ्टी को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है। देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय ने भारत NCAP 2.0 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और ये हमारे देश के कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम को आप समझिए पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलिए आज समझते हैं कि नए नियमों का असल में मतलब क्या है। अच्छा, कभी सोचा इस बारे में? जब हम कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो शोरूम में क्या होता है? उसके माइलेज, फीचर्स और लुक्स, इन सब के बारे में तो हमें सब कुछ बता दिया जाता है, लेकिन उसकी असली सुरक्षा को कैसे परखें? भाई, यही तो सबसे जरूरी सवाल है और इसी का जवाब देने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है और वो जवाब है भारत NCAP यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये भारत की अपनी स्वदेशी रेटिंग प्रणाली है जो क्रैश टेस्ट के बाद गाड़ियों को उनकी सेफ्टी के हिसाब से 1 से लेकर 5 स्टार तक देती है। मतलब सीधा सा है, जितने ज्यादा स्टार उतनी ही बेहतर सुरक्षा। इस प्रोग्राम का लक्ष्य ना बहुत साफ है, खरीदारों को पावर देना। जरा सोचिए, अगर हम सब मिलकर सिर्फ सुरक्षित कारों की ही मांग करने लगे तो कंपनियां भी तो बेहतर और ज्यादा सेफ गाड़ियां बनाने पर मजबूर हो जाएंगी ना। यही इस प्रोग्राम की असली ताकत है। जो सिस्टम अभी चल रहा है उसे हम भारत NCAP 1.0 कह सकते हैं। ये 2023 में शुरू हुआ था। मजे की बात यह है कि ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है, यानी ये स्वैच्छिक है। मतलब कार कंपनियां खुद अपनी कारों को टेस्टिंग के लिए भेजती हैं और इसका पूरा खर्चा भी वही उठाती हैं और ये जो रेटिंग्स मिलती हैं ये 4 साल तक वैलिड रहती हैं। तो कहानी 2023 में 1.0 के साथ शुरू हुई थी जो 2027 तक चलेगी। लेकिन असली और जो बड़ा बदलाव है ना, वो अक्टूबर 2027 के बाद आने वाला है, जब भारत NCAP 2.0 के लागू होने का प्रस्ताव है और ये सेफ्टी को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाने वाला है। और देखिए, ये जरूरी भी है। आज की गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ साल पहले की गाड़ियों से बहुत आगे निकल चुकी है, तो हमारे सुरक्षा मानक भला पीछे क्यों रहें? बस इसीलिए भारत NCAP 2.0 का ये नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यहां पर सबसे बड़ा फर्क साफ साफ दिखता है। पहले सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान दिया जाता था, गाड़ी के अंदर बैठे एडल्ट्स और बच्चों की सेफ्टी और कुछ सेफ्टी टेक्नोलॉजी, बस। लेकिन अब 2.0 में पूरे 5 बड़े स्तंभ होंगे। इसमें अब सड़क पर चल रहे पैदल यात्रियों और साइकिल वालों की सुरक्षा जैसी बेहद जरूरी चीजें भी शामिल कर ली गई हैं। ये बदलाव सिर्फ कागज पर नहीं है,
पहले जहां सिर्फ 2 तरह के क्रैश टेस्ट होते थे, अब उनकी संख्या 2 गुने से भी ज्यादा कर दी गई है, यानी कि 5। इसका सीधा मतलब है कि कारों को अब कहीं ज्यादा मुश्किल और अलग-अलग तरह के हालातों में परखा जाएगा। तो ये नए टेस्ट कौन-कौन से हैं? अब गाड़ियों को सामने से होने वाली अलग-अलग तरह की टक्कर, साइड से होने वाली टक्कर, किसी खंभे या पेड़ से टकराने की स्थिति और यहां तक कि पीछे से होने वाली टक्कर के लिए भी टेस्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा? ये मूल्यांकन को बहुत ज्यादा व्यापक और असल दुनिया के और भी करीब बना देगा। और सुनिए, अब किसी भी कार को कोई भी स्टार रेटिंग हासिल करनी है तो कुछ फीचर्स तो बिल्कुल अनिवार्य रूप से देने ही होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ESC, जो गाड़ी को फिसलने से बचाता है, और कर्टन एयरबैग्स, जो सिर को साइड की टक्कर से बचाते हैं। एक और जरूरी बात, जिन गाड़ियों में साइड फेसिंग सीटें हैं वे अब टेस्टिंग के लिए अयोग्य होंगी। सीधी बात। रेटिंग देने का तरीका भी अब बदल रहा है। अब कार की सेफ्टी को 100 अंकों के एक विस्तृत पैमाने पर मापा जाएगा। इसका फायदा यह है कि अब हम ज्यादा बारीकी से समझ पाएंगे कि अगर 2 कारें 4 स्टार हैं तो उनमें से कौन सी थोड़ी सी बेहतर है। एक और दिलचस्प बात यह है कि 5 स्टार रेटिंग हासिल करना समय के साथ और भी मुश्किल होता जाएगा। देखिए, 2027 से 2029 तक टॉप रेटिंग के लिए 70 अंक चाहिए होंगे, लेकिन 2029 के बाद यही सीमा बढ़कर 80 अंक हो जाएगी। ये लगातार सुधार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कार बनाने वाली कंपनियों के लिए 5 स्टार रेटिंग हासिल करना अब एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। उन्हें अपनी कारों में पहले से कहीं ज्यादा सेफ्टी पर काम करना होगा, जो आखिरकार हम सब के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और हम पर, यानी कार खरीदारों पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब साफ है कि भविष्य में जब कोई 5 स्टार रेटेड कार खरीदी जाएगी तो इस बात पर और भी ज्यादा भरोसा किया जा सकेगा कि वो वाकई में बहुत सुरक्षित है। ये 5 स्टार रेटिंग के मायने को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। तो भारत NCAP 2.0 सुरक्षा के स्तर को बहुत ऊपर ले जा रहा है, ये तो तय है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर भी छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारी गाड़ियां सुरक्षित होती जाएंगी, इनोवेशन का अगला बड़ा कदम क्या होगा? क्या ये पूरी तरह से ड्राइवर रहित कारें होंगी या कुछ और? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। नमस्कार। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर एक क्लिक के साथ कोई ना कोई खतरा जुड़ा होता है, कोई भी देश खुद को सेफ कैसे रखता है? देखिए, ये सवाल सिर्फ सरकारों का नहीं है, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज भारत की डिजिटल सुरक्षा की जो रणनीति है उसे थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है, कोई देश अपनी साइबर आर्मी बनाता कैसे है? अगर हां, तो इसका तरीका क्या है? क्या कोई खास ट्रेनिंग होती है या फिर कोई और ही रास्ता है? इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहल में छिपा हुआ है। भारत अपने सबसे तेज दिमागों को, अपने ब्राइटेस्ट माइंड्स को एक साथ ला रहा है और इसका जो तरीका है वो सच में काफी अनोखा है। और ये है साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज, या कहिए CSIC 1.0। इसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी माइटी ने शुरू किया है। ये नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने का एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं क्रिएटिव तरीका है। तो आखिर ये चैलेंज है क्या? असल में ये स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को एक मौका देता है कि वो असली दुनिया के साइबर खतरों से निपटें। और इसका मेन मकसद है भारत में ही, भारत के लिए साइबर सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस तैयार करना। मतलब पूरी तरह से मेड इन इंडिया साइबर डिफेंस। और देखिए, ये चैलेंज 10 अलग अलग एरियाज पर फोकस करता है। कंप्यूटर नेटवर्क से लेकर मोबाइल सिक्योरिटी तक, क्रिप्टोग्राफी से लेकर फिनटेक तक, सब कुछ इसमें शामिल है। कह सकते हैं कि ये हमारी डिजिटल लाइफ के लगभग हर पहलू को सिक्योर करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। लेकिन रुकिए, ये इनोवेशन चैलेंज सिर्फ एक इवेंट नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी और लंबे समय से चली आ रही स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए इस पूरी योजना की जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की बड़ी पिक्चर क्या है। ये सब कुछ शुरू हुआ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस यानी ISCA प्रोजेक्ट के साथ। इसकी नींव 2005 में रखी गई थी और आज ये अपने तीसरे फेज में है। और ये जो CSIC 1.0 है, ये इसी लंबी जर्नी का सबसे नया पड़ाव है। तो ये ISCA प्रोजेक्ट आखिर है क्या? देखिए, ये मिट्टी की एक बहुत पुरानी और कामयाब पहल है, जिसका मकसद है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स तैयार करना और साथ ही आम लोगों में जागरूकता फैलाना। यही वो बुनियाद है जिस पर CSIC जैसी पहलें खड़ी की गई हैं।
अच्छा, तो ISCA प्रोजेक्ट का असली मिशन क्या है? ये साइबर स्पेस को सिक्योर करने के लिए ना एक साथ दो मोर्चों पर काम करता है और यही चीज इसे इतना असरदार बनाती है। इसके दो मेन टारगेट हैं। एक तो साइबर एक्सपर्ट्स की अगली पीढ़ी तैयार करना और दूसरा आम लोगों में साइबर हाइजीन को बढ़ावा देना, मतलब डिजिटल दुनिया में सेफ रहने की आदतें डालना। और ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। एक तरफ एक्सपर्ट्स की फौज और दूसरी तरफ एक जागरूक समाज। ठीक है, तो ये तो हो गई क्यों की बात। अब आते हैं कैसे पर। सवाल ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आखिर पूरे देश में लागू कैसे किया जा रहा है? इसका जवाब है ये नंबर 50। पूरे भारत में 50 बड़े संस्थान मिलकर इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतार रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिशन कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है। और इस पूरे नेटवर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक हब एंड स्पोक मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे साइकिल का पहिया होता है, जिसमें बीच में एक हब होता है और उससे कई तीलियां यानी स्पोक्स जुड़े होते हैं। इससे कोऑर्डिनेशन बहुत आसान हो जाता है। और जानते हैं ये पार्टनर्स कौन हैं? इस नेटवर्क में देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट शामिल हैं, जैसे IITs, NITs और IITs। इनके साथ साथ CDAC और NILIT जैसे सरकारी संगठन और कई टेक्निकल यूनिवर्सिटीज भी हैं। ये एकेडमिक्स और सरकार के बीच एक बहुत मजबूत पार्टनरशिप है। तो इन सब कोशिशों का असली मतलब क्या निकलता है? ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये भारत के एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य की नींव रख रही है। ISEA प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल मकसद है वो अपने आप में सब कुछ कह देता है। एक सुरक्षित, भरोसेमंद और महफूज साइबर स्पेस के लिए एकदम साफ और पावरफुल लक्ष्य। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता में एक बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये एक स्टूडेंट चैलेंज को सीधे देश की नेशनल स्ट्रैटेजी से जोड़ता है, ताकि हमारा डिजिटल भविष्य मजबूत और सेफ हो सके। तो जाते जाते बस एक सवाल, इस डिजिटल दौर में क्या कीबोर्ड ही हमारी नई ढाल है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हथियार की जो मॉडर्न वॉरफेयर की तस्वीर बदल रहा है। इसका नाम है हैमर वेपन सिस्टम। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि ये अब भारत में बनने जा रहा है। तो आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। आखिर किसी बम को स्मार्ट बनाता क्या है? ये शब्द हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या होता है? लेकिन देखिए, हैमर को समझने के लिए पहले हमें उसकी बुनियाद को समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स की, यानी वो हथियार जो अचूक निशाना लगा सकते हैं। तो असल में ये जो स्मार्ट बॉम्ब होते हैं ना, इनका मकसद होता है एक पिन पॉइंट टारगेट को हिट करना, और वो भी ऐसे कि आसपास कम से कम नुकसान हो। मतलब एक्यूरेसी और सेफ्टी दोनों एक साथ। अब किसी भी स्मार्ट बॉम्ब को आप मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, इसका दिमाग यानी गाइडेंस सिस्टम, जो इसे बताता है कि जाना कहाँ है। दूसरा, इसकी ताकत यानी कि पेलोड। और तीसरा, इसके फिन्स, जो स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करते हैं और हवा में इसे सही रास्ता दिखाते हैं। तो ठीक है, अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। बात करते हैं हैमर सिस्टम की। ये फ्रांस में डिजाइन किया गया एक ग्लाइड बॉम्ब है। ग्लाइड बॉम्ब मतलब एक ऐसा बॉम्ब जिसमें अपना इंजन नहीं होता, लेकिन वो अपने पंखों के सहारे हवा में तैरता हुआ लंबी दूरी तय कर सकता है। तो ये जो हैमर है, इसका पूरा नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है, हाईली एजाइल एंड मैन्यूवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसे बनाया है फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन ने, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बहुत फुर्तीला है और दूर तक मार करने की काबिलियत रखता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हैमर में ऐसा क्या है जो इसे इतना खतरनाक, इतना असरदार बनाता है? चलिए इसके कुछ खासियतों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, 70 किलोमीटर। जी हाँ, ये है इसकी मारक क्षमता। इसका मतलब ये है कि फाइटर जेट दुश्मन की रेंज में आए बिना एक सेफ डिस्टेंस से इसे लॉन्च कर सकता है। पायलट्स की सेफ्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसकी एक और बहुत बड़ी खूबी है इसका मॉड्यूलर होना। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ही हैमर किट को आप 250 किलो, 500 किलो या फिर 1000 किलो के बम पर भी फिट कर सकते हैं। इससे सेना को मिशन के हिसाब से हथियार चुनने में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और जब बात आती है जंग के मैदान की, तो इसके टैक्टिकल फायदे कमाल के हैं।
दुश्मन इसे जैम करने की कोशिश करे, ये तब भी काम करता है। इसे बहुत कम ऊंचाई से भी लॉन्च किया जा सकता है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में भी ये अपने टारगेट को ढूंढ लेता है। इसे इंटरसेप्ट करना यानी हवा में रोकना लगभग नामुमकिन है। और तो और ये मजबूत बंकरों को भी भेद सकता है। और ये सारी खूबियां और भी बढ़ जाती हैं जब हम देखते हैं कि ये कितना अडेप्टेबल है। इसे भारत के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स जैसे राफेल और हमारे अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस दोनों पर लगाया जा सकता है। तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे ताज़ा अपडेट पर। अब बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि एक नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। हैमर का प्रोडक्शन अब भारत में होगा। तो ये हो कैसे रहा है? ये हो रहा है एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप के जरिए। एक तरफ है फ्रांस की सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस और दूसरी तरफ है भारत की अपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां मिलकर हैमर सिस्टम को भारत में ही बनाएंगी। तो ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी समझ ली, पार्टनरशिप देख ली, पर इन सब का मतलब क्या है? हमारे लिए इसका निचोड़ क्या है? ये पार्टनरशिप इतनी अहम क्यों है? देखिए, ये मेक इन इंडिया और डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ इन एडवांस हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि एक निर्माता भी बन रहा है। और यहीं पर मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। सोचिए, जब हैमर जैसे एडवांस हथियार देश में ही बनने लगेंगे, तो इससे इस पूरे रीजन में भारत की रणनीतिक ताकत पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा।